हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूं। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि मैंने अपने फेसबुक पर डाला था, हम लोग चर्चा करेंगे संविधान क्या है, संविधान का इतिहास और संविधानवाद। इन तीन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ एक दो टॉपिक और भी हमने डाला था, लेकिन लेक्चर बड़ा होने के कारण उन पर हम लोग चर्चा कल करेंगे। आज देखिए, हमने शुरुआत किया है यहाँ से। संविधान क्या है, आपको इसमें साफ साफ हाथ से लिखा हुआ मटेरियल मिलेगा। किसी देश का ऐसा आधारभूत कानून और उससे जुड़ी हुई प्रथाएं जो शासन के मुख्य अंगों और उनके अधिकार क्षेत्रों को निर्धारित करती हैं और मनुष्यों तथा नागरिकों के मूल अधिकारों का विवरण देती हैं, के समग्र दस्तावेज को संविधान कहते हैं। एक्चुअली दस्तावेज से यहाँ मतलब है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से। हालांकि कुछ जगहों पर चूंकि प्रथाएं हैं तो कुछ जगहों पर ये रिटन नहीं होती हैं, किंतु फिर भी प्रथाओं का एक कोड होता है और उस जिस तरह से हमारे समाज में होता है, उसमें ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, इजराइल जैसे देश आते हैं जहाँ की लिखित संविधान नहीं रहे हैं और केवल जो परंपराएं रही हैं, जैसे कि डेरिया चीफ के समय जो 18वीं सदी में जो प्रथाएं शुरू हुई, सऊदी अरब में आज भी चलती हैं। सऊदी अरब तो वैसे भी राजतंत्र है, लेकिन सऊदी अरब में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां भी प्रथाओं से ही चीजें चलती हैं। वो कुरान या जो पैगंबर साहब के जो वाणी थी और उसके आधार पर जो परंपराएं शुरू हुई, जो उनके वचन थे, उन तमाम चीजों के आधार पर वहां शासन का संचालन होता है। ये जरूर है कि राजा को सहायता देने के लिए एक परिषद वहां होती है। हम लोग जब आगे संवैधानिक तुलनात्मक संवैधानिक योजना का जिक्र करेंगे तो उसमें उन सब चीजों का भी हम जिक्र करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ जो दस्तावेज शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे एक बात स्पष्ट है कि यहाँ मुख्य रूप से फोकस लिखित संविधान पर है और आगे उन चीजों का जिक्र किया भी गया है। जैसे अब देखिए, आगे हमने लिखा है संविधान प्रायः लोगों की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं, इसलिए उनका कलमबद्ध होना अर्थात लिखा जाना आवश्यक होता है। एक्चुअली जब भी कोई देश आजाद होता है किसी औपनिवेशिक शक्ति के नियंत्रण से, तो चूंकि वहां के लोगों के जो एस्पिरेशंस होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वो दबी हुई होती हैं, उसकी अभिव्यक्ति सहसा की भी नहीं जा सकती, नहीं तो वो हिंसा का रूप ले लेगी। इसलिए उसको शनई ही शनई उन आकांक्षाओं को, उन अपेक्षाओं को शनई ही शनई जो है संविधान के ढांचे में ढाल दिया जाता है, ताकि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन भी बना रहे और लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी होती रहें। जैसे भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान लोगों की जो आकांक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, आजादी के बाद वो सहसा हमारे जो नेता थे उनके लिए भारी पड़ जाती यदि उनको संविधान का रूप नहीं दिया गया होता। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट नहीं होते, पुलिस की व्यवस्था नहीं होती, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो गलत दिशा में भी जा सकती थी। इसीलिए इसमें लिखा है कलमबद्ध होना अर्थात लिखा जाना आवश्यक होता है, इसलिए संविधान प्रायः लिखित होते हैं। ये ऊपर जो हमने समझाया वो आपको यहाँ मिलेगा। अब आगे देखिए, इसका एक और भी बहुत बड़ा फायदा होता है जो इसमें दिया हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह भी होता है कि न्यायालय, विशेषकर देश की शीर्ष अदालत से, यहाँ हमारे यहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट से है। ये अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट है, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को अगर हटा दीजिए तो हम लोग अगर स्विट्जरलैंड की बात करें, वो संघीय ढांचा है और वहां की भी शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट है। अमेरिका में भी जो शीर्ष अदालत फेडरल कोर्ट है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट उसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी वही स्थिति है, भारत में भी वही स्थिति है, नाम अलग अलग है। जापान में भी वही स्थिति है, इसी प्रकार से जर्मनी में भी वही स्थिति है। हम यहाँ साम्यवादी देशों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि संविधान में जो बात कह दी गई है, अब कोई सुप्रीम कोर्ट भगौती तो करेगा नहीं, तो इसलिए जो संविधान में बात कह दी गई है, अब वो एक लक्ष्मण रेखा जैसी चीज हो गई है, वो खींच गई है, एक दीवार खींच गई है, एक रेखा खींच गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि भाई जो विधानमंडल ने कानून बनाए या सरकार ने जो आदेश दिए, जो अधिसूचना जारी की, या जो जिन रीति रिवाजों के आधार पर वो काम करती है, अनुच्छेद 13(3)(a) का हम आगे जिक्र करेंगे, जिसमें इन सभी को कानून माना गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा मूल दस्तावेज है संविधान, जिसको लोगों ने स्वीकृत किया है, जो लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस सीमा का अतिक्रमण करता है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, चूंकि संविधान में सारी बात लिखी नहीं जा सकती, सारी बात न लिखे जाने के पीछे भी एक कारण है। पहली बात तो यह है कि इंसान की बुद्धि
इतनी नहीं हो सकती, वो इतना जीनियस ऊपर वाले की तरह से नहीं हो सकता कि जैसे आप कोई पौराणिक धारावाहिक देखते हैं, जैसे कृष्णा है या रामायण है, उसमें आप देखते हैं कि कोई ऋषि किसी ऐसे व्यक्ति को जो आतताई है, जो जिसने कोई अपराध किया है, उसको जब शाप देते हैं और जब वो गिड़गिड़ाता है तो कहते हैं कि तुम फला युग में फला भगवान जब अवतार लेंगे तो उनके इस रूप में, तो इस तरह से तुम्हारा उद्धार होगा। यानी वो लोग आगे अगम जानी जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे की चीजों के बारे में जानते हैं। तो लेकिन हमारे आप जैसे इंसान या जिन नेताओं ने या जिन लोगों ने संविधान बनाया वो अगम जानी नहीं होते। तो पहली बात तो ये है कि वो उतना ही लिखते हैं जितनी वो कल्पना कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर वो एक बार मान भी लिया जाए कि वो कोई भगवान जैसी शक्ति आकर के संविधान बनाती है, तो अगर वो सब कुछ लिख दिया जाए, सारे इंसानी सोच और व्यवहार या भविष्य में होने वाले समस्त घटनाओं का जिक्र कर दिया जाए, तो किताब जो है वो कम से कम 5,000 टन की हो जाएगी और उसे एक आदमी ढो नहीं सकता है, ले पॉकेट में रख के या बैग में रख करके ले जा नहीं पाएगा। जाहिर है कि व्याख्या का अधिकार इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि जहां बातें स्पष्ट नहीं है वहां सुप्रीम कोर्ट इनका जिक्र करे। कल हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट लिविंग ट्री का अप्रोच अपनाता है, यानी जैसे बरगद का पेड़ है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, बड़ा होता है, उसकी शाखाएं फैलती हैं, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करके संविधान का विस्तार करता रहता है। इसीलिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है, जिसका जिक्र संक्षेप में कल किया गया था। तो इसमें यही इसी लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया गया है कि संविधान एक लक्ष्मण रेखा तय करती है। अब उसमें चूंकि जो बातें स्पष्ट हैं या जो बातें अंतर्निहित हैं, यानी जो लेटर में है, जो स्पिरिट में है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कृत्य हैं वो उसके बाहर चले गए हैं। अंततः संविधान का उद्देश्य लोगों का कल्याण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार सत्ता के मद में चूर होकर के, चूंकि हमारे यहाँ तो विधायिका और कार्यपालिका में घालमेल भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों मिल करके कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मूल जो उद्देश्य संविधान बनाने का वही डिफीट हो जा रहा है। तो इस वजह से लक्ष्मण रेखा उसके द्वारा खींच दी जाती है और इस आधार पर वो व्याख्या करके चीजों को दुरुस्त करता है। और जब उसे लगता है कि चीजें उस लक्ष्मण रेखा के बाहर जा रही हैं, तो या तो उनको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर देता है, या उनको स्ट्राइक डाउन कर देता है, रद्द कर देता है। वाइड एब इनिशियो यानी प्रारंभ से ही शून्य, उसके लिए एक अंग्रेजी में टर्म इस्तेमाल, लातीनी भाषा का टर्म है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। या अल्ट्रा वायरस यानी आपने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के काम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट कानून की किताब से कानून नहीं हटाता, लेकिन उसके ऑपरेशन को रोक देता है। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका या विधायिका व्यवहार में उस पर अमल नहीं कर सकती हैं, उसको लागू नहीं कर सकती हैं। ये जरूर है कि कानून की किताब में वो पड़ा रहेगा, लेकिन वो मृतप्राय रहेगा। उसको हटाने का काम वही करेगा जिसने मूल रूप से उसका निर्माण किया था, लेकिन व्यवहार में, ऑपरेशन में वो नहीं रहेगा। तो हम लोगों को तो ऑपरेशन से, जनता को ऑपरेशन से मतलब है। जनता को इस तकनीकी या इस बारीकी से मतलब नहीं है कि क्या सोच के बनाया, क्यों बनाया और कानून की किताब में वो है कि नहीं है। जनता को इससे मतलब है भाई पुलिस वाले हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, वो व्यवहार में उसको लागू न करें। तो अभी आपने जैसे देखा माइग्रेंट लेबरर्स पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने सु मोटो नोटिस लेकर के सरकार से कहा भाई आप मुफ्त में उनको पहुंचाएं, उनके खाने पीने का इंतजाम करें, रुकने की व्यवस्था करें, चाहे क्वारंटीन में आप रखना चाहते हैं, चाहे आइसोलेशन में रखना चाहते हैं, वो सारी चीज की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट ने या कई हाई कोर्ट ने भी सु मोटो यानी अपने तई नोटिस लेकर के अखबारों के में जो छपे लेख थे उनके आधार पर, या जो उसमें आर्टिकल्स थे या जो न्यूज आइटम्स थे उनके आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इन अदालतों ने सरकार को ये निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से जो है उद्देश्य यही है कि जन कल्याण के लिए ही देश आजाद भी कराया गया और जन कल्याण के लिए ही सारी संस्थाएं बनी हैं। नेता भी हैं, वो अगर मंत्री बनते हैं, कार्यपालिका में आते हैं, वो भी आईएएस अधिकारी भी हैं, आईपीएस अधिकारी भी हैं, नीचे चपरासी से लेकर के शीर्ष कैबिनेट सेक्रेटरी तक जो भी ऑफिशियल हैं या जो भी कर्मचारी हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है कि भाई जनता का कल्याण कैसे हो, और कोर्ट इसी को सुनिश्चित करने के लिए बने हुए हैं। अब आ जाइए, अब हमने इसमें आगे आप लोगों को लिखा है कि वही चीज लिखा है जैसे कृत्य, कानून, ऑब्लिक करके लिखा है आदेश आदि। ये 13 तीने में इन सबको कानून माना गया है। इनके बारे में हम लोग जिक्र आगे करेंगे और शेष चीजें आपको हमने समझा ही दिया। अब आ जाइए हम लोग संविधान के इतिहास पर नजर डालते हैं। भारत से बाहर देखिए, सुमेरिया के शासक उरुक गिना नाम है, ये लगश का शासक था। एक्चुअली उस समय सुमेरिया नाम नहीं था इसका, सुमेरिया
सुमेरिया, मेसोपोटामिया, ये सब तो पुराने नाम है। माने उस समय सुमेरिया नाम के भी नहीं था उस जमाने में। 2300 ईसा पूर्व एक्चुअली इसको लगश कहते थे। ये फारस की खाड़ी और भारत के बीच जो है एक लंबे क्षेत्र में बसा, लगश है, उर है, किश है, ये सब बसे हुए थे। और इसमें लगश सबसे बड़ा था, उसी का शासक उरुगिना था, वही बाद में चल के सुमेरिया हो गया था। और आज उसका बड़ा सा क्षेत्र जो है वो आपके इजराइल की सीमा पर स्थित कई देशों को मिला करके है, सीरिया है, जॉर्डन, मुख्य रूप से सीरिया है, जॉर्डन का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल है, और उधर उत्तर में जो लेबनान है उसका भी हिस्सा कुछ शामिल है। तो उस समय लगस के शासक उरुगिना ने क्या किया था, 2300 ईसा पूर्व में कोड ऑफ जस्टिस नामक एक दस्तावेज जारी किया था। और वास्तव में इसे ही आधुनिक, चूंकि वो लिखा हुआ था उस जमाने में अपने भाषा में, तो इसे आज के जो भी लिखित संविधान है एक्चुअली इनका पहला एग्जाम्पल माना जाता है, यह पहला अग्रज माना जाता है। इसके बाद से आधुनिक युग में देखिए 1639 में उत्तरी अमेरिका के कुछ राज्यों के समूह, जिनको कॉलोनी ऑफ कनेक्टिकट, यहाँ कई ऐसे राज्य थे जो रोड्स आइलैंड वगैरह थे, वो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के अधीन थे, उनके उपनिवेश थे। तो इन सबको मिला करके उस समय एक समूह बनाया गया था और उसे कॉलोनी ऑफ कनेक्टिकट कहा जाता है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया उत्तरी अमेरिकी राज्यों का संघ। यह संघ बाद में बना था, यह अब्राहम लिंकन के मृत्यु के बाद बना था, 1865 के बाद इनका निर्माण हुआ था। तो इसमें उसने फंडामेंटल ऑर्डर्स, ये भी लिखित था, जारी किया था। और इसके आधार पर जैसे हमारे परिवार, घर परिवार, समाज में किस तरह से हमको रहना, आचार व्यवहार करना है, उसके लिए संस्कार हैं, तमाम लोक आचार हैं, तमाम तरह के मूल्य हैं, आदर्श हैं, उसी तरह का ये फंडामेंटल ऑर्डर्स था कि यहाँ के लोगों के और शासक वर्ग के संबंध क्या होंगे, लोग कैसे व्यवहार करेंगे, शासक वर्ग कैसे व्यवहार करेगा। बाद में आपको मैं इंग्लिश जो उपनिवेश थे उनके लिए, और खास करके उन जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह के लिए, जहाँ की अंग्रेजों का सीधी दखल थी, वो ऐसा नहीं था कि वो मतलब भारत में जैसे वायसराय या यहाँ के कुछ रजवाड़ों को अलग कर दिया था और अब एक अंग्रेजी प्रांत अलग थे, कुछ अन्य कैटेगरीज अलग थी, उस तरह से नहीं था। सारे मामलों में अंग्रेजों का की सीधी दखल थी, वहां कोई राजा वजा या कोई प्रिंसली स्टेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इन जगहों पर सिविल वॉर की स्थिति बनी थी, 1642 से 1651 तक चला था। तो जिन जगहों पर यह गृह युद्ध चला था, वहां क्रॉमवेल को भेजा गया था वहां का गवर्नर जनरल बना करके, और उसने, वो एक्चुअली मूलतः जो है मिलिट्री जनरल था और इन उपनिवेशों का अंग्रेजी शासक भी था। तो उसने उन जगहों को इंग्लिश प्रोटेक्टरेट कहा जाता था। तो उन इंग्लिश प्रोटेक्टरेट के लिए गृह युद्ध जैसी स्थिति दोबारा न पनपे, इसके लिए उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट लागू किया था। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी एक लिखित दस्तावेज था, और सच्चे अर्थ में अगर उपनिवेशों की बात की जाए तो आधुनिक युग का ये पहला लिखित संविधान का एग्जाम्पल माना जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये उपनिवेशों के लिए था। देखिए, इसलिए उपनिवेशों में लागू को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है और आगे लिखित संविधान को भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। लेकिन सितंबर 1787 में जेम्स एडम, जो कि अमेरिकी संविधान का जनक माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, उसी प्रकार से जेम्स एडम के नेतृत्व में 50 प्लस सदस्यों ने, उनमें मुख्य रूप से 56 सदस्य शामिल थे, तो उन लोगों ने मिल करके अमेरिकी संविधान को अंगीकृत किया था। और न्यू हैम्पशायर, जो कि आज की डेट में एक अमेरिकी प्रांत है, अमेरिकी राज्य है एक्चुअली, उस समय वो प्रांत था, तो वो न्यू हैम्पशायर ने जून 1788 में इसे अंगीकृत किया था। और इस प्रकार से जो है किसी देश के लिए अगर हम कहें तो ये पहला लिखित संविधान था। हम लोग ऊपर उपनिवेश की चर्चा की है, यहाँ स्वतंत्र देश की बात हो रही है, इन दोनों में फर्क है। तो जेम्स एडम, जिसे अमेरिकी संविधान का जनक माना जाता है, उसके नेतृत्व में अमेरिकी संविधान की रचना हुई थी। और ये दुनिया में किसी स्वतंत्र देश के लिए पहला लिखित संविधान का ये पहला एग्जाम्पल है, जो कि आपको इसमें लिखा गया है, डिटेल में लिख दिया गया है, आपको कोई अनुमान नहीं लगाना है। अब आ जाइए हम लोग भारत की तरफ आते हैं, भारत में संविधान का इतिहास देखते हैं। सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा शब्द का उल्लेख किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई अंग्रेज लोग हम लोगों को बोलते हैं कि हमने आपको ये दे दिया, वो दे दिया, खास करके संवैधानिक मैंडेट पर अधिदेश के रूप में, यानी संवैधानिक योजना के रूप में हमने आपको ये दिया, आपको बोलना सिखाया,
आपको रूल से शासित होना सिखाया। अरे भैया, आपने हमारे ऊपर कोई एहसान थोड़ी कर दिया, ये तो हमारे लोगों की का राइट है इसको लेना। तो वही वो लिखते हैं कि ये कोई निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह तो भारतीय लोगों की आम इच्छा के अनुरूप किया जाने वाला एक उद्गार होगा, एक अभिव्यक्ति होगी जिसके वे हकदार हैं। तो महात्मा गांधी को संविधान सभा का कॉन्सेप्ट देने के लिए, हालांकि इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया था क्रिप्स मिशन और आगे चल करके कैबिनेट मिशन ने, लेकिन इसका पहला कॉन्सेप्ट अगर किसी इंडियन ने दिया तो वो महात्मा गांधी थे 1922 में। 1922 में ही श्रीमती एनी बिसेंट जो शिमला में उस समय थी, उन्होंने, चूंकि आपको पता है कि अंग्रेज लोग गर्मियों में शिमला में चले जाते थे, ये गर्मी का समय था, तो शिमला में उस समय केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसका निर्माण 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, और उसमें 2 सदन, पहली बार ये द्विसदनीय हुआ था। जो ऊपरले सदन था उसको काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, जिसे आज राज्यसभा कहते हैं, और उस समय उसका ढांचा, उसके कार्य बिल्कुल अलग थे, जिसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और निचला जो सदन था उसको सेंट्रल असेंबली कहते थे, केंद्रीय सभा कहते थे। इन दोनों को मिलाकर के केंद्रीय विधानमंडल बनता था। तो इन दोनों के जो सदस्य थे, भारतीय सदस्य थे, माने ये पूरे विधानमंडल की बैठक नहीं थी, भारतीय सदस्यों की एक संयुक्त बैठक थी जो शिमला में हुई थी। उसमें श्रीमती एनी बिसेंट ने संविधान निर्माण के लिए आह्वान किया उन लोगों का कि भाई आप आगे आइए और संविधान निर्माण की दिशा में कार्य करिए। तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए आगे कन्वेंशन अभिसार बुलाने का सुझाव दिया गया दिल्ली में, जो कि आपको साफ साफ इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। शिमला में ये सुझाव उन्होंने दिया था। और कन्वेंशन अभिसार होता है, उसमें कन्वेंशन का नाम, कन्वेंशन 2 अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। एक तो ये बैठक होती है और दूसरे ये कि एक दस्तावेज भी होता है। इसीलिए कन्वेंशन के जो कोडिफाइड यानी कूटबद्ध जो उपबंध होते हैं, प्रायः हम उनको वो आर्टिकल, अनुच्छेद के रूप में कह करके पुकारते हैं, ठीक वैसे जैसे भारतीय संविधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलकर 24 अप्रैल 1925 को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, उस समय हम सभी लोग जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के हिस्सा थे, तो राष्ट्रमंडल के हिस्सा थे। अंग्रेजों के, चूंकि हम गुलाम थे, उनके उपनिवेश में हम रहते थे, तो उनके लिए उन्होंने ही हमको सुझाव दिया था, और श्रीमती एनी बिसेंट का सुझाव था ही। और इसी को ध्यान में रख करके जो उपनिवेश थे भारत में, खास करके भारत जैसा उपनिवेश, और जो अंग्रेजों ने भारत के साथ अन्य को जोड़ रखा था, जिसमें कि एडन वगैरह के क्षेत्र भी आते थे, अदन जिसको कहते हैं, उसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 को एक का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कन्वेंशन आहूत किया गया, बुलाया गया दिल्ली में। इस कन्वेंशन को बुलाया गया था। इस कन्वेंशन ने जो मसौदा तैयार किया था उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया आगे चल करके, और इसे लॉर्ड बिरकेनहेड की अध्यक्षता वाले श्रमिक दल की सरकार को ब्रिटेन में, श्रमिक दल के सरकार को, लॉर्ड बिरकेनहेड उसके बाद आ गया था, वो टोरी दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था। तो ये श्रमिक दल की सरकार को भेजा जाना था, लेकिन इसके पहले कि कुछ हो पाता, वहां सरकार श्रमिक दल की गिर गई, यानी कि चुनाव में हार गई, और वहां लॉर्ड बिरकेनहेड की अध्यक्षता में वहां टोरी दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आ गई, जो अंततः आगे तक ये चलती रही, 1928 तक चलती रही। और उसके बाद जब चुनाव हुए तो उसमें फिर श्रमिक दल आ गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड एक्चुअली श्रमिक दल का ही नेता था, जो आगे प्राइम मिनिस्टर भी बना था। मैकडोनाल्ड के अवार्ड के नाम से आप वो सांप्रदायिक पंचायत वगैरह इतिहास में आप पढ़ते हैं। तो ब्रिटेन में श्रमिक दल की सरकार के पास स्वीकृत हेतु भेजा जाना था, लेकिन इसके पहले कि वो स्वीकृत होता, सरकार वहां की गिर गई, और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। इसका इसमें जिक्र किया गया है। फिर मई 1927 में मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि उस समय के कद्दावर कांग्रेसी नेता थे, जाने माने वकील भी थे, उन्होंने बॉम्बे के अधिवेशन में एक संकल्प, रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अब ये कहा गया कि भाई जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, आप सभी लोगों को पता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1918 में महात्मा गांधी ने दिया था, और इसी के आधार पर ये वर्किंग कमेटी आज भी काम करती है। एक्चुअली ये कोर बॉडी होती है, डिसीजन मेकिंग, कांग्रेस की सबसे शीर्ष जो डिसीजन मेकिंग पार्टी की जो बॉडी होती है वो वर्किंग कमेटी ही होती है। वर्किंग कमेटी का सदस्य आज भी बनना लोग सौभाग्य मानते हैं। अब चूंकि वो इंदिरा नेहरू परिवार के द्वारा शासित एक प्रकार की कमेटी हो गई है, इसलिए जिन लोगों के ऊपर इनका बर्दाश्त होता है, संरक्षण मिलता है, वो लोग इस वर्किंग कमेटी में शामिल होते हैं।
इस वर्किंग कमेटी में शामिल होना एक गर्व की बात मानी जाती है। इसमें देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो गया, ये वर्किंग है एक्चुअली, इसमें रेफ लगाना छूट गया है, उसको आप लोग अपने स्तर से ठीक कर लीजिएगा। तो वर्किंग कमेटी को स्वतंत्र भारत हेतु संविधान का एक मसौदा तैयार किया जाना था और इसका मसौदा बनाते समय जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के भारतीय सदस्य थे उनसे परामर्श भी लिया जाना था, लेकिन आगे चल करके इसमें संशोधन कर दिया गया और इसी को पंडित नेहरू ने, कहा जाता है कि एक वर्दी सन ने एक वर्दी फादर से मेंटल यानी जो विरासत थी वो हासिल किया था और पंडित नेहरू ने फिर इनमें कुछ संशोधन करके इसको आगे 1927 में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया। पुनः 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों के द्वारा टॉन्ट किए जाने के बाद कांग्रेस ने खुद ही पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। चूंकि अंग्रेजों ने खास करके लॉर्ड इरविन ने टॉन्ट किया था कि भाई अगर इतनी ही औकात है तो एक संविधान बना के दिखा दो, तो इसी पर नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में और इसमें डोमिनियन स्टेटस यानी कि रक्षा, संचार और विदेश मामले आप अपने हाथ में रखिए, शेष मामलों में हमको आजाद कर दीजिए। तो ये डोमिनियन स्टेटस के लिए एक संविधान उन्होंने बनाया था, इसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी, लेकिन जिन्ना साहब ने फिर इसमें पेंच लगा दिया। उन्होंने अपना 14 पॉइंट प्रस्तुत करके और अल्पसंख्यकों के मामले को हाईलाइट करके अंग्रेजों को एक मौका दे दिया कि वो अपने डिवाइड एंड रूल नीति को आगे बढ़ा सकें और वो कांग्रेस के इस डोमिनियन स्टेटस के रिपोर्ट पर पानी फेर सकें। तो इसमें हालांकि ये रिपोर्ट बेमानी नहीं, मतलब बेकार नहीं गई, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई थी, जैसे सामाजिक न्याय की बात की गई थी, समाज के कमजोर वर्गों, गरीब वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदि के लिए जिस संवैधानिक संरक्षण की बात की गई थी और जिनका जिक्र आगे चल करके जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक के 4 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो उसमें अपने पिता के अध्यक्षता में गठित जो समिति थी उसकी जो रिपोर्ट थी उसके इन तमाम प्रावधानों को उसमें शामिल कर लिया था और आज भी ये सुधरे हुए रूप में हमारे प्रियम्बल में मिलते हैं। जब हम अपने प्रियम्बल में जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो एक्चुअली वो इन सब चीजों से प्रेरित है, तो इनको आगे भी जगह मिली, यही बात इसमें लिखी गई है। फिर उसके बाद से 1930, 31, 32 तक आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और इन गोलमेज सम्मेलनों में बहुत सारी बातें डिस्कस हुई थी, लेकिन अंततः कोई आपस में तालमेल नहीं बन पाया। अंबेडकर साहब अपना अलग राग अलापते रहे, गांधी भी एक बार एक सम्मेलन में गए थे, इतिहास वाले इनके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे मोर्चों पर, मुद्दों पर आपसी सहमति नहीं बन पाई, चूंकि उस समय अंबेडकर साहब भी डिप्रेस्ड क्लासेज मूवमेंट चला रहे थे, यानी पद दलित लोगों के हक की बात करते हुए एक आंदोलन चला रहे थे और आपको पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई ऐसे उप आंदोलन थे जो अपनी कुरीतियों के विरुद्ध चल रहे थे। तो उसमें तमाम ऐसे पहलू थे जिससे अंग्रेजों को बस मौका मिलने की बात होती थी, वो तुरंत बिदक जाते थे और भारतीयों के सर पर ही खेल जाते थे और कहते थे साहब आप ही लोगों में एका नहीं है तो हम क्या करें। तो इस प्रकार से जो है ये गोलमेज सम्मेलन यद्यपि बहुत सफल नहीं रहे, लेकिन इनसे कुछ बातें उभर के आई कि इसमें एक खास करके एक चुनाव की बात थी जो लोथिया रिपोर्ट में कही गई थी और अंततः इनको आधार बनाकर 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी, इसीलिए अब इतिहास में इससे ज्यादा, चूंकि ये जनरल हिस्ट्री है, ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का हिस्सा, ऐतिहासिक विकास या विकास का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें इसके आगे चर्चा नहीं की गई है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, संविधानवाद की ओर। अब देखिए नॉर्थ कोरिया में आपने देखा होगा कि भाई वहां एक तानाशाह है, ऐसा नहीं कि वहां संविधान नहीं है, वहां भी एक लिखित संविधान है, वो साम्यवादी देश है, वो अपने बाबा और अपने बाबूजी के तर्ज पर काम करता है, लेकिन वहां उसके खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता है। उसी तरह से पाकिस्तान में सेना है, आप देख सकते हैं कि सेना ने जनरल जियाउल हक और उसके बाद से आगे चल करके केवल आप एक जहांगीर करामात को छोड़ दिया जाए तो सभी जो वहां तानाशाह हुए हैं, सैन्य तानाशाह हुए हैं, उन सब ने कुछ न कुछ खुराफात करके वहां के संविधान के साथ ऐसा छेड़छाड़ कर दिया है कि अब वहां की सेना सबसे ताकतवर है। पर्दे के पीछे से जैसे फिल्म का डायरेक्टर जैसा कहता है उसी तरह से एक्टर वहां एक्टिंग करता है, वैसे वहां का प्राइम मिनिस्टर एक एक्टर मात्र है बॉलीवुड का, रियल डायरेक्टर वहां की सेना है
और ये अधिकार सेना ने खुद से हासिल कर लिए हैं। परवेज मुशर्रफ के समय में इसमें काफी बदलाव हुए, खास करके 2003 में, 2007 में, और इस प्रकार से जो है इसके बाद इसके पहले 1997-98 में बदलाव किए गए थे, उसके पहले 1988-89 में बदलाव किए गए थे, और 1978-79 में यानी जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद इसमें काफी संशोधन किए गए थे। अब यह है कि वहां अगर मिलिट्री डिक्टेटर बनता है, क्योंकि वहां लोगों और सरकार के बीच रिक्तता है संचार की, तो इसलिए वहां संविधान का ज्यादा मतलब नहीं है। तो उस रिक्तता का पूरा फायदा उठा करके वहां के सैन्य तानाशाहों ने ऐसे संविधान को अपने हिसाब से बना लिया है। यानी दूसरे शब्दों में वहां अगर सैन्य किसी शासक के देख रेख में वहां अगर तानाशाही का जन्म होता है, वहां शासन का निर्माण होता है और जो लोकप्रिय सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, तो इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और सैन्य तानाशाह के पास जो वो अब उसका अपना विवेक होगा, उसकी अपनी मर्जी होगी कि वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है या सलाहकारों का परिषद बनाता है, उनके परामर्श को किस हद तक मानता है, किस हद तक उसकी अवहेलना करता है, ये उसके विवेक पर निर्भर करेगा। ये सारी बातें जो वहां के मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं, सैन्य तानाशाह रहे हैं, उन्होंने समय समय पर वहां के संविधान में संशोधन कराकर ये शक्तियां खुद से ही हासिल कर ली हैं। इसको अंग्रेजी में एरोगेट करना बोलते हैं। आगे देखिए, इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी शासन चलाने के लिए, अब देखिए तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। दूसरे शब्दों में खाली लिख करके संविधान कर देने से कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो कोई भी बदलाव करके कुछ भी डाला जा सकता है। वास्तव में संविधानवाद की जरूरत होती है। ये रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन से भी जुड़ा हुआ है, जहां व्यक्ति का शासन न होकर के कानून का शासन होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की महत्ता भी होती है। तो संविधानवाद ये उसे कहते हैं, अगर हम लोग केसी वेरे की बात करें, जो न केवल शासन के विभिन्न अंगों के लिए शक्तियां निर्धारित करता है, उनके कर्तव्य और दायित्व निर्धारित करता है, बल्कि उनको चेक और बैलेंस करने यानी उनको कैसे नियंत्रित किया जाए और संतुलन में रखा जाए, इसकी भी व्यवस्था करता है। इसे संविधानवाद कहते हैं। जाहिर है लोकतंत्र में लोग जब तक शासन के करीब नहीं होंगे, शासन से जुड़े हुए नहीं होंगे, तब तक ये संभव नहीं हो पाता। अतः इसमें संविधानवाद जो है, संविधान प्लस रूल ऑफ लॉ को कह सकते हैं। संविधान और कानून के शासन, इन दोनों को मिला दिया जाए तो संविधानवाद हो जाता है। और इसीलिए जहां संविधान, जैसे भारत में संविधानवाद है, भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता है, कई लोगों का मानना है, हम आगे विद्वानों का जिक्र भी करेंगे, कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है, बशर्ते कि उसको लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत मिल जाए। तो वो इस धरती का सबसे खतरनाक तानाशाह हो सकता है, लेकिन नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी ने थोड़ी झलक दिखाने की कोशिश की थी, हालांकि बाद में फिर वो भी झुक गई और उसके बाद तो ऐसी नौबत आई ही नहीं। अतः भारत में संविधानवाद है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर को लोगों की मर्जी के आगे, लोगों के अपेक्षा के आगे झुकना पड़ता है और संसद के सामने भी जाकर के विनम्रता दिखानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करना होता है। वो अगर ऐसा करेगा तो लोग ही सड़कों पर उसके खिलाफ उतर जाएंगे और फिर उसको बेदखल कर देंगे सत्ता से, और फिर वो मारा फिरेगा। तो इसलिए भारत में संविधानवाद है। अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति इस धरती का सिटिंग ऑफिशियल के रूप में, पदासीन पदाधिकारी के रूप में सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। लेकिन वहां भी वो सुप्रीम कोर्ट वहां का है, वहां के जो राज्यों के सुप्रीम कोर्ट है या जो फेडरल कोर्ट है जो केंद्र में, संघ में, उसके आगे और तमाम वहां रेगुलेटरी कमीशन आदि तमाम है, उनके आगे अपने को बेबस और लाचार पाता है। वहां भी रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। तो जाहिर है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड को भी ले सकते हैं, वो संघ नहीं है लेकिन न्यूजीलैंड को ले सकते हैं। ब्रिटेन को भी ले सकते हैं, वो भी संघ नहीं है। फ्रांस को भी ले सकते हैं, वहां भी संघ नहीं है। स्विट्जरलैंड है, भारत है जहां संघ है, ऑस्ट्रेलिया जहां संघ है जैसा हमने जिक्र किया, और जर्मनी में भी भारत के ऐसे मिलता जुलता संघ है। तो ये सभी, यहाँ तक कि कनाडा है, वहां भी भारत की तरह से ही संघ है। तो इन सभी जगहों पर कानून का शासन है और यहाँ कोई भी डिक्टेटर नहीं बन सकता। अतः इन सब जगहों पर संविधानवाद है। ठीक है, आप लोगों से आज इस बात पर चर्चा की गई। ये थोड़ा लंबा लेक्चर था, मटेरियल हाथ से लिख करके पोस्ट कर दिया गया है, इसे आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जो टिप्पणी होगा वो आप लोग इस पर अपना दे दीजिएगा। और इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।